ऑप्टिक्स के छठे लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हम लोग स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड बहुत सारे टर्म को पढ़े थे, जिसमें हम लोग पढ़े थे पोल के बारे में, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में, फोकस के बारे में, फोकल लेंथ के बारे में, एपरेचर के बारे में। आज हम इस क्लास में इमेज बनाने के लिए जो रेज हमें रिक्वायर्ड होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग दिया हुआ है कि सम बेसिक रेज विच आर ड्रॉन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। इमेज का फॉर्मेशन के लिए, इमेज को बनाने के लिए कुछ जो बेसिक रेज हैं उसको हम लोग सीखना, उसको ड्रॉ करना हम यहाँ पर सीखेंगे। ऐसे रेज तो हम लोग बहुत सारे खींच सकते हैं किसी भी तरह से रूल ऑफ रिफ्लेक्शन के तहत, मतलब, लेकिन उसके साथ साथ कुछ बेसिक रेज है जिसको हम लोग अगर सीख गए तो आसानी से इमेज बना सकते हैं। तो उसमें से पहला जो रेज है वो ये है कि रेज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। वैसा रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, आर पास थ्रू द फोकस, वह फोकस से पास करता है, और अपीयर टू कम फ्रॉम द फोकस, या फिर फोकस से आते हुए प्रतीत होगा आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर जो रूल जो लिखा हुआ है, एक रूल लिखा हुआ है कॉनकेव मिरर के लिए और एक रूल लिखा हुआ है कॉन्वेक्स के लिए। तो कॉनकेव के केस में क्या होगा कि रेज जो होगा वह फोकस से पास करेगा, जबकि कॉन्वेक्स के केस में रेज होगा वह फोकस से आते हुए प्रतीत होगा आफ्टर रिफ्लेक्शन। मतलब ये जो भी बातें हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद होगा, जब वो रेज होगा वो मिरर से टकरा जाएगा। तो हमने दो यहाँ पास मिरर लिया है, ये कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर। तो ये जो भी बातें जो लिखा हुआ है उसको डायग्राम से हम लोग समझेंगे। तो ये कॉनकेव मिरर है और ये है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हम एक रे ड्रॉ करते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। तो ये मान लीजिए कि ये जो रे होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और ये जो रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और आके ऐसे इंसिडेंट के इस पॉइंट पर। अब चूंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है रे, इसलिए यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद एक फिक्स पॉइंट से होकर जाएगा जिसको हम लोग फोकस बोलते हैं। तो यहाँ पास ये फोकस से होके जाएगा। उसी तरह से एक और रे अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करें तो एक और रे है इस तरह से, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो ये भी मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद वह ये फिक्स पॉइंट, मतलब कि ये फोकस से ये भी जाएगा। तो यही चीज़ लिखा हुआ है कि वैसे जितने रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगे वह इस मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद इस फिक्स पॉइंट जिसको फोकस बोला जाता है उस फोकस से पास करेगा। अब हम लोग कॉन्वेक्स मिरर में देखते हैं, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये है कॉनकेव मिरर, और इसमें है ये है कॉन्वेक्स मिरर। तो इसमें भी हमें कॉन्वेक्स मिरर लिए हैं और यहाँ पास ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। तो इसमें भी अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस की यदि पैरेलल आएगा, तो मान लीजिए जो रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो पैरेलल जो रे होगा, चूँकि इसका फोकस तो इधर का ही होगा, इधर लास्ट क्लास में आप देखिएगा वहाँ पर सबको हमने बताया था कि फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर, उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर ये ऐसे होगा, इतना दूरी फोकस यहाँ पास कहीं होगा, फोकल लेंथ ही होगा। तो यहाँ पास मान लेते हैं इसका फोकस है। तो फोकस से ये टकराने के बाद तो अब इधर नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ से तो रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो यह फोकस से जा नहीं सकता है, लेकिन ये यहाँ से इस तरह से रिफ्लेक्ट होगा कि हमें वैसा लगेगा कि यह फोकस से आते हुए अपीयर हो रहा है, मतलब कुछ इस तरह से, इस तरह से रिफ्लेक्ट होगा। इधर से देखने से मिलेगा कि ये जो रे है वह इस पॉइंट से आ रहा है। उसी तरह से अगर एक और रे हम यहाँ पास ड्रॉ करें तो ये जो रे है ये भी मान लेते हैं कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो ये भी रे मिरर से टकराने के बाद ये फिक्स पॉइंट फोकस से आता हुआ अपीयर होगा।
तो कॉनकेव मिरर के केस में जितने भी रेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, वो मिरर से टकराने के बाद फोकस से जाता है फोकस से जाता है। और कॉन्वेक्स मिरर के केस में जितने भी रेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, वह मिरर से टकराने के बाद, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से आते हुए अपीयर हो रहा है। तो ये चीज़ था कि रेज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वैसे रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है आर पास थ्रू द फोकस, वह फोकस से पास करता है और अपीयर टू कम फ्रॉम द फोकस, और या तो फिर फोकस से आते हुए अपीयर होता है आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद फ्रॉम कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर रिस्पेक्टिवली। मतलब ये पास करने वाला केस कॉनकेव के लिए और ये अपीयर वाला केस कॉन्वेक्स के लिए। तो ये पहला हम लोग समझ गए। अब हम लोग सेकेंड वाला केस समझते हैं। अब हम सेकेंड बेसिक रे के बारे में पढ़ेंगे। तो सेकेंड बेसिक रे में है कि इफ अ लाइट रे passes through the focus or appear to pass through the focus, then the ray becomes parallel to the principal axis after reflection from the spherical mirror। मतलब यदि कोई लाइट रे है और वह फोकस से पास करता है, passes through the focus, और appear to pass through the focus, या फिर फोकस से पास करता हुआ appear हो रहा है, अपीयर होता है, देन द रे बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तब वो रे जो होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर, जब वो स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्ट होगा तब। तो यहाँ पास डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं कि मान लीजिए यहाँ पास हमने कॉनकेव मिरर लिया और ये इसका फोकस है। अब कोई रे जो है इस फोकस से पास कर रहा है यहाँ पास। तो मान लीजिए कोई रे है और ये ऐसे आया और ये फोकस से पास किया, और भी दूसरे डायरेक्शन में भी ले सकते हैं, लेकिन वो फोकस से पास करना चाहिए। तो ये अगर फोकस से पास कर रहा है रे, तो यहाँ पास लाइट का रिफ्लेक्शन होगा मिरर के द्वारा। तो इस तरह से रिफ्लेक्ट होगा कि लाइट जो होगा, रे जो होगा, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। मतलब ये और ये पैरेलल हो जाएगा आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि स्फेरिकल मिरर उसमें और कॉनकेव मिरर की बात करें तो उसमें ये जो रे जो है वो फोकस से पास करता है और मिरर से टकराने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। जबकि इसमें देखेंगे तो ये जो रे होगा वो फोकस से पास करता हुआ अपीयर होगा। जैसे ये जो रे यहाँ पास ऐसे, अब चूँकि रे यहीं से रिफ्लेक्ट होगा, आगे तो जाएगा नहीं, लेकिन इसको अगर आगे बढ़ाएं तो जस्ट फोकस से पास करता, मतलब ये अगर मिरर नहीं होता तो ये रे यहाँ पास ऐसे जाता और इस जगह पास फोकस था। तो यह जो रे होगा वो फोकस से पास नहीं करेगा, जबकि हम पास करता हुआ अपीयर हो रहा है कि यहाँ पास नहीं होता तो फोकस से पास करता। तो इस केस में जो लाइट जो होगा यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और रिफ्लेक्ट होने के बाद भी यह जो लाइट जो होगा वो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। मतलब कुछ इस तरह से लाइट ऐसे जाएगा रे। तो यही दोनों चीज़ यहाँ पास लिखा हुआ है कि इफ अ लाइट रे पासेस थ्रू द फोकस, यदि कोई लाइट रे है और वो फोकस से पास करता है और अपीयर टू पास थ्रू द फोकस, या फिर फोकस से पास करता हुआ अपीयर हो रहा है, मतलब ऊपर वाला जो केस है वो कॉनकेव मिरर के लिए लिखा हुआ है, और ये जो अपीयर सेकेंड वाला केस जो है वो कॉन्वेक्स मिरर के लिए लिखा हुआ है। अपीयर टू पास थ्रू द फोकस देन द रे बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब दोनों ही केस में, चाहे फोकस से पास करे या फोकस से पास करता हुआ अपीयर हो, दोनों ही केस में जो रे जो होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद, मतलब चाहे वो रे कॉनकेव हो चाहे वो रे कॉन्वेक्स हो, दोनों ही केस में यदि रे फोकस से पास करता है या पास करता हुआ अपीयर होता है तो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद वो जो रे जो होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो इस तरह से सेकेंड वाला जो केस था, सेकेंड का जो डायग्राम है, ये भी हम लोग समझ गए। अब हम लोग थर्ड बेसिक रे पढ़ेंगे। तो अब हम लोग
थर्ड बेसिक रे के बारे में पढ़ेंगे। तो थर्ड बेसिक रे के रूप में ऐसे है कि रेज विच आर पास्ड थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर और अपीयर टू पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन द रेज रिटर्न बैक ऑन इट्स ओरिजिनल पाथ। मीन्स यदि कुछ लाइट रेज है और वह सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है या फिर पास करते हुए अपीयर हो रहा है, तो वह जो रिफ्लेक्शन के बाद अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में, अपने ओरिजिनल पाथ में रिटर्न हो जाएगा। मतलब यहाँ पर इसको डायग्राम से थ्रू समझेंगे तो ये है कॉनकेव मिरर और ये कॉनकेव मिरर का है सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पास एक रे आया जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया, तो पास किया और आगे जाके मिरर से इस पॉइंट पर टकराया। चूँकि यह जो रे जो है वह इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है, इसलिए यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद ये अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में, अपने ओरिजिनल पाथ में रिटर्न हो जाएगा। मतलब ये इसी रास्ते पर चला जाएगा। ये इसका मीनिंग है कि यदि कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है तो वह अपने ओरिजिनल पाथ में रिटर्न हो जाएगा। और यहाँ पास देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर के केस में, तो यहाँ इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है और यहाँ कोई रे ऐसे आया और यह सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता हुआ अपीयर हो रहा है। कि मतलब ये जो रे जो है वह सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता, क्योंकि यहाँ से तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, आगे तो बढ़ नहीं पाएगा। तो ये जो रे है वह सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता हुआ अपीयर हो रहा है, तो यहाँ से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और रिफ्लेक्ट किस तरह से होगा कि अपने ओरिजिनल पाथ में ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मतलब ये इस तरह से ऐसे चला जाएगा। तो ये है आपका ये थर्ड बेसिक रे कि यदि कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है या फिर पास करते हुए अपीयर होता है तो वह मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में रिटर्न हो जाता है और यहाँ भी अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में रिटर्न हो जाता है। और ये लिखा हुआ है कि रेज विच आर पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यदि बहुत सारे रेज है या सिंगल रेज सभी के लिए वैलिड है। तो रेज विच आर पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने वैसे रेज जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हैं और अपीयर टू पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हुए अपीयर होते हैं, देन द रेज रिटर्न बैक ऑन इट्स ओरिजिनल पाथ। तब जो होगा वह रेज जो होगा अपने ओरिजिनल पाथ में रिटर्न हो जाता है। ये अपने ओरिजिनल पाथ में रिटर्न हो जाएगा और ये भी अपने ओरिजिनल पाथ में रिटर्न हो जाएगा। इसमें एक जोड़ सकते हैं कि आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद अपने ओरिजिनल पाथ में रिटर्न हो जाता है। अब इसको समझते हैं क्या कि ऐसा हुआ क्यों। तो इसको समझने के लिए आप प्लेन मिरर से हम शुरुआत करते हैं कि मान लीजिए ये कोई प्लेन मिरर है। तो प्लेन मिरर में हम लोग जानते हैं कि अगर यहाँ पास कोई रे अगर इंसिडेंट किया ऐसे इस पॉइंट पर और यदि हमें इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालने के लिए हमें इस जगह पास नॉर्मल खींचना पड़ेगा। तो हम यहाँ पास नॉर्मल एक बना रहे हैं, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा आई और यहाँ पास इतना ही एंगल पर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाएगा आर। ये दोनों आई और आर इक्वल होता है और ये हो गया नॉर्मल। तो हम लोग जो एंगल जो मापते हैं वो नॉर्मल से मापते हैं, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का। तो मान लीजिए कि इस तरह से है और इस पॉइंट पर हम एक नॉर्मल पहले ही बना लेते हैं इस जगह पर, और कोई रे जो है थोड़ा फिर से ड्रॉ कर लेते हैं इसको। कोई जो रे है वह इसी ये नॉर्मल है, ये इसी नॉर्मल पर आ गया, रे जो होगा इसी नॉर्मल पर आ गया। तो ये रे यदि इसी नॉर्मल पर आ गया तो
तो आई जो होता है वो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है, तो नॉर्मल भी यही है और इंसिडेंट रे भी यही है, यानी इस केस में आई का वैल्यू कितना हो गया 0, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, क्योंकि दोनों लाइन के बीच कुछ गैप रहेगा तो भी एंगल बनेगा, जबकि दोनों लाइन को अगर एक ही पर कर दीजिएगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, तो यहाँ आई इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब रिफ्लेक्शन के नियम के अनुसार आई यदि 0 है तो आर भी 0 होने चाहिए, तो आर 0 होने के लिए यदि ये रे मान लीजिए कि अगर ऐसे मानते हैं कि रे अगर इधर जाता तो ये तो जान रहे कि नॉर्मल भी है, तो यहाँ पास ये जो रे हो गया यहाँ पास आर का वैल्यू कुछ आ गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू, जबकि आर का वैल्यू होना कितना चाहिए 0, तो उसके लिए 0 के लिए ये अगर रे को इधर ले जाइएगा तो एंगल और कम हो गया, इधर ले जाइएगा तो और कम हो जाएगा, तो एंगल कितना होना चाहिए 0, यानी कि रे को इसी लाइन पर ऐसे रिटर्न जाना चाहिए, तब जाके आर का वैल्यू कितना हो सकता है 0। तो जब कोई रे नॉर्मल पर ही आ जाता है तो उस केस में आई इज इक्वल टू 0 और आर इज इक्वल टू 0, इसका मतलब अगर रे नॉर्मल पर आया है तो नॉर्मल से ही वह रिटर्न हो जाएगा। तो जब भी कोई रे किसी मिरर पर परपेंडिकुलर आता है, मतलब नॉर्मल पर आ जाता है, तो उसका आई और आर दोनों ही 0 होता है। अब इस केस में देखिए कि हमने आपको स्फेरिकल मिरर का शुरुआत में डिफिनेशन बताया था कि मान लीजिए ये स्फेरिकल मिरर है और स्फेरिकल मिरर में आपने इस जगह पर इसको कट कर दिया और यहाँ पर एक मिरर बना लिया, तो मिरर बना दिया तो यहाँ इसका सेंटर है, जो पहले से सेंटर था उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। अब यहाँ पर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो इसको थोड़ा हम अलग कर लेते हैं, तो ये मिरर है और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लीजिए कि कोई रे इस जगह बस आया ऐसे, तो यदि कोई रे इस तरह से आया और हमें इसका नॉर्मल इस पॉइंट पर खींचना है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए, तो हमें इस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाना पड़ेगा। तो यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला देंगे तो ये आपका नॉर्मल हो जाएगा, और ये नॉर्मल इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पास यदि मान लीजिए इस पॉइंट पर यदि नॉर्मल खींचना है तो इस जगह पास एक टेंजेंट पहले खींच लेते हैं ऐसे, और टेंजेंट और यहाँ पास इसको ऐसे डायरेक्ट मिला दीजिए तो हो जाएगा रेडियस और ये हो जाएगा टेंजेंट, और रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाता है। तो इसलिए आप पास इस सेंटर को अगर यहाँ पास मिला दीजिए तो हो जाएगा नॉर्मल, इस पॉइंट से अगर मिलाइएगा तो इस जगह पर नॉर्मल हो जाएगा, मतलब सेंटर को डायरेक्ट इस पॉइंट से मिला देना वो नॉर्मल हो जाएगा। तो ये नॉर्मल हो गया इस जगह पास। अब ये जो नॉर्मल हो गया यहाँ पास, तो यदि कोई रे ऐसे आया तब तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, लेकिन वो अगर डायरेक्ट नॉर्मल पर ही आ गया तब उसका आई 0 हो जाएगा और आर भी 0 हो जाएगा। तो वही सेम केस है कि यहाँ पास एक रे ऐसे इस जगह पास आया और आगे इस जगह पर टकराया। अब मान लीजिए इस जगह पर हमें नॉर्मल बनाना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पता करना है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पता करना है, तो हमें इस जगह पर तो नॉर्मल खींचना पड़ेगा। तो नॉर्मल के लिए करेंगे क्या हम, तो नॉर्मल के लिए हम इस पॉइंट से ऐसे मिला देंगे, यानी कि ये हो गया नॉर्मल। तो रे भी उसी डायरेक्शन में आया और नॉर्मल भी उसी पर है, यानी दोनों एक ही कोइंसाइड कर गया, यानी इस जगह पर आई इज इक्वल टू कितना हो गया 0। और जब आई इज इक्वल टू 0 हो गया तो आर भी कितना होगा 0। इसका मतलब रे जो होगा जैसे आया था रिटर्न हो गया था, तो ये भी ऐसे आया और इसी रास्ते पर ऐसे रिटर्न हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पास आर का वैल्यू भी कितना हो जाएगा 0। तो जब भी कोई रे सेंटर से पास करता है या सेंटर से पास करता हुआ अपीयर होता है तो वह रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ पर रिटर्न हो जाता है। ये 3 बेसिक रेज हम लोग ड्रॉ किए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज, मतलब कभी भी हमें इमेज बनाना होगा तो 3 बेसिक रेज ड्रॉ कर सकते हैं। उसमें पहला हम लोग बेसिक रेज ये हम लोग सीखे कि यदि बहुत सारे रेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो मिरर से टकराने के बाद वह फोकस से पास करेगा। और यदि सेकंड में ये पढ़े यदि कोई रे फोकस से जा रहा है तो टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। और थर्ड हम लोग देखें कि यदि कोई रे सी से पास करेगा मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा तो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ पर रिटर्न हो जाएगा। इसके अलावा भी हम लोग बहुत सारे रेज ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन वो सारे रेज अगर ड्रॉ करेंगे तो हमें रूल ऑफ रिफ्लेक्शन के अनुसार हमें रे ड्रॉ करना पड़ेगा। रूल ऑफ रिफ्लेक्शन डेट इज आई इज इक्वल टू आर, मतलब जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा उसके
अनुसार हमें रे को ड्रॉ करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग फॉर्मेशन ऑफ इमेज के बारे में पढ़ेंगे। अब हम कॉनकेव मिरर के द्वारा बनाए गए डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज है उसके बारे में, फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कॉनकेव मिरर एक हम ले लिए, उसमें ऑब्जेक्ट को हम अलग अलग जगह पर रख सकते हैं। कभी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा, कभी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर होगा, कभी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा, कभी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में होगा, कभी वो फोकस पर हो सकता है, कभी फोकस और पोल के बीच में हो सकता है। इस तरह से ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह पर हो सकता है, रख सकते हैं। और अलग अलग जगह पर जब ऑब्जेक्ट होगा तो उसका इमेज कहाँ कहाँ बनेगा, ये डायग्राम हम लोग बनाएंगे बाय द हेल्प ऑफ रे। जितना भी बेसिक रेज हम लोग पढ़े हैं, सीखे हैं, उसके हेल्प से। तो वही लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज बाय ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के द्वारा जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज बनेगा उसी का फॉर्मेशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पर है, मतलब ऑब्जेक्ट हमसे बहुत ज़्यादा दूरी पर है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, तो यहाँ पास एक कॉनकेव मिरर है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका पोल है और यहाँ पास उसका ये फोकस है। अब चूँकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो सभी रे जो होगा वो पैरेलल आएगा, तो उसमें से हम लोग केवल 2 रे को कंसिडर करते हैं। तो ये जो पहला रे जो है वो इस तरह से ऐसे आया, वो प्रिंसिपल एक्सिस की है, पैरेलल है, तो आकर ये जो रे है वो इस पॉइंट पर टकराया। अब चूँकि ये जो रे है और ये प्रिंसिपल एक्सिस दोनों पैरेलल है, इसलिए जो रे होगा वो यहाँ पर टकराने के बाद वो फोकस से पास करेगा। तो ये फोकस से पास किया ऐसे। एक दूसरा रे हम लोग कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पास कि ये रे वही उसी ऑब्जेक्ट से आया और यहाँ पास आके इस मिरर की इस पॉइंट से टकराया, और ये जो रे है ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए भी टकराने के बाद ये फोकस से ही जाएगा। अब ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये भी रिफ्लेक्टेड रे है और 2 रिफ्लेक्टेड रे इस जगह पास मिल रहा है। तो हम लोग पहले के क्लास में पढ़ चुके हैं कि जहाँ पास रिफ्लेक्टेड रे मिलता है या मिलता हुआ अपीयर होता है वहाँ पास इमेज बनता है। इस तरह से वह ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी पर था उसका इमेज बना फोकस पर। इस तरह से फोकस पर इमेज बन गया, रे डायग्राम आप समझ गए होंगे। ये रे यहाँ पास फोकस पर इमेज बन गया। अब जो इमेज बना इसके बारे में क्या क्या लिख सकते हैं, तो ऑब्जेक्ट हम लोग लिए थे इन्फिनिटी पर, तो जो इमेज बना, इमेज फॉर्म्ड इज एट फोकस, तो वैसा ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी पर होगा उसका जो इमेज बनेगा वो फोकस पर बनेगा। वह जो इमेज होगा वो रियल होगा। वो रियल इसलिए हो जाएगा क्योंकि रेज रियल में यहाँ पास मिल रहे हैं। यदि वास्तविक रूप में लाइट रेज मिलते हैं तो वह रियल इमेज बनता है, और यदि मिलते हुए प्रतीत होते हैं तो वहाँ पास वर्चुअल इमेज बनता है। तो यहाँ पर जो रेज रियल में मिल रहा है इसलिए रियल इमेज है। और ये इन्वर्टेड मतलब कि रियल इमेज होता है वो हमेशा उल्टा बनता है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो रेज जो बनेगा वो इन्वर्टेड होगा। वेरी स्मॉल, देख रहे हैं कि यहाँ पर जस्ट इमेज जो है वो पॉइंट शेप का है, इसलिए जो इमेज होगा बहुत ही स्मॉल होगा, बहुत छोटा साइज का होगा, पॉइंट शेप का होगा। यहाँ पास हम लोग इमेज के बारे में लिख देते कि ये इमेज इस तरह इस पॉइंट पर बना। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट होगा इन्फिनिटी पर होगा तो उसका इमेज बनेगा फोकस पर, वह रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और उसका साइज बहुत ही स्मॉल होगा, वेरी स्मॉल। तो इस तरह से हम लोग पहला केस पढ़े। अब सेकेंड में हम लोग सेकेंड वाला केस देखते हैं। तो सेकेंड में हम लोग ऑब्जेक्ट को लेते हैं बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वह इन्फिनिटी और सी के बीच में है। तो ये कॉनकेव मिरर है, ये इसका पोल है, ये इसका फोकस है और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इधर कहीं दूर में कहीं इसका इन्फिनिटी वाला पॉइंट होगा। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सी के बीच में यहाँ पास रखा हुआ है और हमें इसका इमेज बनाना है। तो इमेज बनाने के लिए जो बेसिक रेज हम लोग सीखे तो उसी के हेल्प से बनाते हैं। तो इसमें 2 रे हम लोग खींचते हैं। पहला एक रे खींचते हैं जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इससे ये जो रे है वो पैरेलल है। तो पैरेलल जो रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो ये यहाँ से टकराने के बाद यह फोकस से जाएगा। तो यहाँ पर टकराया
और ये फोकस से पास किया। एक और रे हम लोग खींचते हैं यहाँ से, तो ये जो रे है वह सी से होके जा रहा है। तो यदि सी से होके जा रहा है तो जिस रास्ते पर जा रहा है उसी रास्ते पर ये रिटर्न हो जाएगा। तो ऐसे गया था, इसी रास्ते पर ऐसे रिटर्न हो गया। तो यहाँ पास ये रिफ्लेक्टेड रे है और यहाँ भी ये रिफ्लेक्टेड रे है और दोनों रिफ्लेक्टेड रे इस जगह पास मिल रहे हैं। इसका मतलब कि ये ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पास बनेगा, ये उसका इमेज वाला पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पास ये इमेज है और ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो जब ऑब्जेक्ट सी और इन्फिनिटी के बीच में होता है तो उसका जो इमेज जो बनता है वह सी और एफ के बीच में बनता है। और ये जो इमेज है, चूँकि रेज रियल में मिल रहे हैं इसलिए जो इमेज होगा वह रियल इमेज होगा। और ये जो इमेज है वह उल्टा बना है इसलिए ये इन्वर्टेड होगा और यह ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में छोटा है, सो इट इज स्मॉल। तो यहाँ पास इस इमेज के बारे में लिख सकते हैं कि इमेज फॉर्म्ड इज बिटवीन सी एंड एफ। इमेज जो बनता है वह सी और एफ के बीच में बनता है, वह रियल होता है, इन्वर्टेड होता है और स्मॉल होता है। ये तब की बात है जब ऑब्जेक्ट को हम लोग इन्फिनिटी और सी के बीच में रखे थे। इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट को सी पास रखेंगे, सी वाला पॉइंट पर रखेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट को एफ पर रखेंगे और इसके बाद ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच में रखेंगे और देखेंगे कि उसका इमेज कहाँ कहाँ पास बनता है। तो सब जो बाकी जो बच गया पार्ट वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो के लिए यहीं तक, डेट्स ऑल, थैंक यू।